हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की इकोनॉमी की पीटी 365 जो कि 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए इसका पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो आइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले हेडिंग टॉपिक से, वो है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। तो पहला कहता है भाई रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग 2018-19। ये बात ही न्यूज़ में क्यों रही है समझते हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जो कि है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग 2018-19। याद रखिएगा इसे आरबीआई ने रिलीज करा है और ये एक स्टैट्यूटरी पब्लिकेशन है इन कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 36 पार्ट 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। अब इस रिपोर्ट की कुछ की हाइलाइट्स जानते हैं। देखिए यहाँ पे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी सीरीज ऑफ पॉलिसी मेजर्स शुरू करे हैं ताकि हम जो इफेक्ट है कोविड-19 के थ्रू हुआ था उसे थोड़ा कम कर सकें। इसका जो पूरा रेगुलेटरी एम्बिट है वो रीइंफोर्स करा जाएगा। कैसे? आपका लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट ला के, साथ में ज़्यादा पावर्स दे के कोऑपरेटिव बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब एनबीएफसीज को और एचएफसीज को, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन है इनको वगैरह। अब देखिए यहाँ पे जो सीरीज है इस इनिशिएटिव की वो इसलिए है ताकि हम सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क को और बढ़िया बना सकें, स्ट्रांग बना सकें, और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट है जिसे हम लोग जीएनपीए बोलते हैं, इसका जो रेशियो है वो कम हुआ है। कैसे कम हुआ है? ये 9.1% था मार्च एंड में 2019 में बच्चों, और ये घट के 7.5% हो गया है एंड ऑफ सितंबर 2020 में। साथ में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी देखने को मिली है, चाहे वो प्रॉफिट का टर्म हो और चाहे वो उनकी एसेट की क्वालिटी का टर्म हो। फिर रिकवरी प्रोसेस जो है ये भी अपना ट्रैक पे आ गया है, रिकवरी भी हो रही है और ज़्यादातर रेजोल्यूशन जो है वो बड़े बड़े अकाउंट्स के जो है वो सॉल्व हो रहे हैं आईबीसी और सरफेजी वगैरह के एक्ट के थ्रू। साथ में ज़्यादातर जो पेमेंट्स बैंक हैं वो अभी भी प्रॉफिट में होना बाकी हैं क्योंकि उनके पास अभी कमी है, इनकम की कमी है, आपका इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद जो एनबीएफसीज हैं वो स्ट्रांग हैं क्योंकि उनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, अच्छा खासा पैसा पीछे है, और साथ में जो हाउसिंग फाइनेंशियर्स हैं ये इसको सब्सटेंशियल इम्पेयरमेंट मतलब आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा यहाँ दिक्कत में है इनकी लोन एसेट के साथ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बड़ी देर हो गई, साथ में जो है महंगा भी पड़ गई चीज़ें, इन्वेस्टमेंट जो है होम बायर्स के द्वारा जो किया जाता है उसमें भी देर हो गई, तो इन सब वजह से हाउसिंग फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी जो है कमी देखने को मिल रही है, दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट ने हम लोगों को बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है चेंजेस इन बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। क्या चेंजेस आए हैं बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क में? सबसे पहले बात क्यों न्यूज़ में रही है, इस बात को प्यारे बच्चों जानते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है उसे सजेस्ट किया है कि हम लाइसेंसिंग नॉर्म जो हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए उसे रिवाइज करेंगे। क्यों क्यों क्या ज़रूरत है ना, क्या ज़रूरत है इस कदम को उठाने की, क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए एक तो सिस्टमैटिक रिस्क है, मतलब भाई ये आप अब देखते हैं ILNFS जो थी बेसिक वो झेलने, या फिर आपका ये DHFL है, ठीक है, इसने इसकी जो क्राइसिस आई थी इससे हमको लगता है कि कुछ तो दिक्कत है सिस्टम में। इसके साथ अलोइंग लार्ज एनबीएफसी टू सीमलेसली बिकम बैंक्स, यहाँ पे क्या है कि जो बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं तो इन लाइन ये आपका जो है इंटरनल वर्किंग ग्रुप की लाइन पे क्या होगा कि रिवाइज लाइसेंसिंग नॉर्म में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं ये हो सकता है आसानी से बैंक्स बन जाए। और साथ में ये ज़रूरत है इमरजेंस ऑफ फिनटेक सेक्टर। देखिए यहाँ पे इसलिए कि भाई ताकि पेमेंट वगैरह जो बैंक्स के बीच में, एनबीएफसीज के बीच में और फिनटेक स्टार्टअप के बीच में होता है वो आसानी से हो जाए, इसलिए यहाँ पे फिनटेक सेक्टर्स वगैरह को लाने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि बच्चों ये बैंकिंग लाइसेंस आखिरकार क्या होता है। तो देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हमारा 1949 का है बच्चों, उसके हिसाब से कोई भी कंपनी हमारे इंडिया में वो बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकती जब तक के लिए उसके पास लाइसेंस ना हो जिसे इशू करा गया हो ऑन द बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई चेंजेस क्या, आखिरकार कौन से सदस्य चेंजेस हैं जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने दिए हैं।
देखिए पहला तो ये सजेस्ट किया है कि जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेज़ हैं, इनको आप यहाँ पे प्रमोटर्स ऑफ बैंक के तौर पे अलाउ कर दो। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि वेल रन जो अच्छी खासी जो रन कर रही हैं, जो बढ़िया एनबीएफसीज़ हैं, इनका एसेट साइज़ कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का है या उसके ऊपर का है, आप इनको एक काम करो, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो बैंक्स में। ठीक है, ये बैंक बनने के लायक है। और दूसरे कुछ चेंजेस जो सजेस्ट करे गए इस रिपोर्ट के द्वारा, वो पहला तो ये कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, जो पेमेंट बैंक है इनको आप कन्वर्ट कर दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। साथ में आप जो बैंकों का इन्वेस्टमेंट होता है नए या फिर एग्जिस्टिंग एंटिटी में, उसे लिमिट कर दो, उसे लिमिटेड कर दो 20% तक। ठीक है, तो ये काम आप करो, ये काम बताया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब है ना, ये देखिए नीड फॉर द स्टेप, ये वहाँ पे पूरा चार्ट आपको बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि क्या जो है वो बैंकिंग लाइसेंस टू लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस क्या है, ये देखिए यहाँ पे समझते हैं, कि आप चार्ट के थ्रू जान लीजिए। फायदा क्या होगा कि अगर हम बैंकिंग लाइसेंस दे देंगे लार्ज बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, तो पहला फायदा ये होगा तो रिकैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आएगी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है पैसा आने लग जाएगा। साथ में री एंट्री ऑफ इंडिया आईएनसी इन द बैंकिंग सेक्टर। तीसरा होगा कंपटीशन बढ़ेगा। चौथा होगा कि बैंकिंग ऑप्शन को डिपॉजिटर के लिए और बढ़ जाएंगे, अभी जितने बैंक हैं और हमारे पास और बैंक हो जाएंगे, हम जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या आएंगे? प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टेड लैंडिंग एंड सर्कुलर लैंडिंग, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था वो चार्ट के अंदर जो नीड है हमारी, भाई दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। कनेक्टेड लैंडिंग और सर्कुलर लैंडिंग अभी हम आपको बताते हैं क्या होती है। देखिए दूसरी दिक्कत है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न। ठीक है, गवर्नेंस की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दोनों दिक्कत आएगी। अच्छा एक चीज समझते हैं, जो हमने आपको बताया कनेक्टेड लैंडिंग और सर्कुलर लैंडिंग क्या होती है, इसको हम यहाँ पे इससे समझते हैं। ये देखिए ये कनेक्टेड लर्निंग का जो है वो चार्ट है। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एसोसिएटेड बैंक ए जो है वो कॉर्पोरेट हाउस बी को यहाँ पे क्या करता है, जो जो फाइनेंस करता है जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके। फिर जो आपका एसोसिएटेड बैंक बी है वो देखिए यहाँ पे वो कॉर्पोरेट हाउस सी को देखिए जो है वो कर रहा है फाइनेंस वगैरह, है ना, ये जो है। उसके बाद जो आपका जो आई एम सॉरी जो आपका एसोसिएटेड बैंक सी है, ये देखिए कॉर्पोरेट बैंक ए को कर रहा है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो बैंक बी है वो फाइनेंस कर रहा है प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट सी हाउस के। मतलब बैंक बी देखिए यहाँ पे जो है वो कॉर्पोरेट जो सी है उसको यहाँ पे जो है फाइनेंस कर रहा है। तो ये जो कनेक्टेड लैंडिंग होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एक दूसरे से यहाँ पे तालमेल बनाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर उसके बाद बात आती है बैंकिंग लाइसेंस फॉर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बैंकिंग लाइसेंस देने की अगर हम बात करें तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा। देखिए फायदा ये होगा कि जो असेस लाइबिलिटी मिसमैच होता है ना, ये जो इशू हाईलाइट करा गया था, आपने एक याद करा होगा, ये जो IL&FS क्राइसिस आई थी कुछ वक्त पहले इसकी, तो इसमें दिक्कत आ गई थी। तो ये दिक्कत यहाँ पे खत्म हो सकती है। ठीक है, असेट लाइबिलिटी मिसमैच जो है वो खत्म हो सकता है। साथ में क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्सेस है डिपॉजिट्स का एनबीएफसीज के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी, और अच्छे से चीज़ों को हम देख सकते हैं, ओवरसाइट के आगे चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, और हमारे पास मौके बढ़ जाएंगे। लेकिन चैलेंजेस क्या होगा कि जो कॉस्ट आएगी इसके बैंक में बनने में, उसकी बहुत हाई कॉस्ट है। साथ में ये भाई एनबीएफसीज का पॉसिबल रिलक्टेंस हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि एनबीएफसीज ना चाहें कि हमें बैंक नहीं बन रहा, ये सब हो सकता है, अनविलिंगनेस जिसे हम लोग कहते हैं। और उसके बाद पुअर परफॉर्मेंस एनबीएफसीज की जो रिसेंट पास में हमें देखने को मिली है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमें बताते हैं। अब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसमें भी होंगे। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में आपको बातें बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, यहाँ देखिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, ये क्या है, ये इन्वेसार्ज करी गई है एज अ पार्ट ऑफ ईज, EASE, फुल फॉर्म क्या है बच्चों इसका, इनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो ये यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को इसके अंदर डाला गया है। ये रिफॉर्म्स जो हैं ताकि यहाँ पे क्या हो कि आसानी से बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुँचाए जा सकें। इससे क्या होगा भाई, सारे के सारे जो हैं सब आसानी से काम कर पाएंगे। इससे क्या होगा, ये अब कैसे दिया जाएगा, पहले समझिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस कैसे दी जाएगी। ये यूनिवर्सल टच पॉइंट्स जो कि कॉल सेंटर के हैं या वेब पोर्टल के हैं, मोबाइल ऐप्स के हैं, इनके थ्रू यहाँ पे ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस दी जाएगी। साथ में जो मैंने आपको ईज के बारे में बताया, ईज मतलब
इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, ये जो रिफॉर्म एजेंडा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, इसको 2018 में बच्चों लॉन्च किया गया था। इसका एम है इंस्टीट्यूशनलाइज करना क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग को, है ना, एक बढ़िया क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग को इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। अब देखिए कैपिटल इन्फ्यूजन जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है होता है, वो डिपेंडेंट होता है पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस पे, है ना, इन सारे रिफॉर्म के थीम पे डिपेंड करता है। और ईज रिफॉर्म इंडेक्स क्या करता है, ये जो इंडेक्स है ईज रिफॉर्म इंडेक्स, ये यहाँ पे मेजर करता है कि हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक की क्या परफॉर्मेंस है। और ये आपका 120 प्लस ऑब्जेक्टिव जो मैट्रिक्स है अक्रॉस 6 थीम्स, अभी आपको बताऊंगी कौन से 6 थीम्स है, उसके बेसिस पे ये जो है वो मेजर करता है। साथ में सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को प्रोवाइड करता है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन और बेंचमार्क एंड पीयर ऑन रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, बताता है कि भाई देखो आखिर भाई कौन सा बेटर है, क्या किसकी परफॉर्मेंस किस फील्ड में अच्छी है, ये सब बताता है। अब जो 6 थीम्स को ध्यान में रखा गया है इस ईज ऑफ इंडेक्स के, वो समझते हैं। पहला तो है कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, कस्टमर कितना रिस्पॉन्स करता है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग। तीसरा है क्रेडिट ऑफ टेक। चौथा है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन उद्यमी मित्र। पांचवा है आपका इंश्योरिंग आउटकम इन एचआर। और छठा और आखिरी है डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन। तो ये सब कुछ थीम है जिसके बेसिस पे इसको रखा गया है। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सामने, जो कहता है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। क्या है ये, न्यूज में क्यों रहा बच्चों, पहले ये समझते हैं। तो देखिए रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास करा बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को, जो कहता है भाई कि यहाँ पे डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स के हैं, और साथ में यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर करते हैं कि भाई आप जो है वो बैंकिंग एक्टिविटीज जो कि कोऑपरेटिव बैंक की हैं उसे आप अब रेगुलेट अच्छे से करोगे। समझे बात को। तो हुआ क्या है, क्या करा है, पार्लियामेंट ने पास किया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो यहाँ पे जो डिपॉजिटर हैं कोऑपरेटिव बैंक के उनको प्रोटेक्ट करेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर करेगा कि आप यहाँ पे बैंकिंग एक्टिविटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की देखो। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स की नहीं, सॉरी अगर मैंने पहली लाइन में गलत बोल दिया हो तो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की आप जो है वो बैंकिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करो। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। ये क्या होते हैं, देखिए ऐसे बैंक होते हैं जिनके जो फाइनेंशियल ऐसे जो है फाइनेंशियल एंटिटीज होते हैं जिनको एस्टैब्लिश करा जाता है कोऑपरेटिव बेसिस पे। और भाई कोऑपरेटिव मतलब सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो कोऑपरेटिव ये जो है सब बिलोंग करता है इनके मेंबर्स को। इसका मतलब जो कस्टमर्स होते हैं इन कोऑपरेटिव बैंक के, ये उसके ओनर भी होते हैं, समझे ना। मतलब ये सारे के सारे जो हैं, यहाँ देखिए मेंबर्स हैं मान लीजिए इसके, ठीक है, तो ये सारा का सारा इनके मेंबर्स को ही इनकी ये इस्टेब्लिश और कोऑपरेटिव बेसिस पे करी जाती है ना, इनके मेंबर्स को बिलोंग करता है। मतलब ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इस बैंक के कस्टमर्स भी हैं और इसके जो है ओनर भी हैं। ब्रॉडली जो कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया में, इनको 2 कैटेगरी में बच्चों डिवाइड करा गया है। क्लियर है, 2 कैटेगरी वो कौन सी हैं समझते हैं। एक है अर्बन, ठीक है, और दूसरा है रूरल, मतलब गांव वाला। अब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको रजिस्टर करा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तौर पे, है ना, जो अंडर द प्रोविजन ऑफ ईदर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, और या तो फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो कि 2002 का है, उसके बेसिस पे बनाया जाता है। और जो रेगुलेशन होता है इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, इसे भी जो है वो डिवाइड करा जाता है, ये स्प्लिट है बिटवीन आरबीआई एंड सेंटर या स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, वाइल जो छोटे छोटे आपके कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इनको भी डिवाइड करा जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत फेमस जो है ना नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। रजिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको कौन देखता है, इसको देखता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे सिंगल ऐसा हो रहा है कि अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है वो एक सिंगल स्टेट से अगर ऑपरेट कर रहा है तो उसे कौन देखेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अगर मान लीजिए कि मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो इसे यहाँ पे कौन देखेगा, यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, अब देखिए इसके की फीचर्स क्या हैं ये समझते हैं इस एक्ट के। तो पहली चीज तो एक्ट यहाँ पे जो पुराना वाला बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2020 में उसे कर देगा रिप्लेस। और साथ में अगर यहाँ पे शेयर्स और सिक्योरिटीज को कोऑपरेटिव बैंक को सप्लाई करना है अपने मेंबर्स को या किसी भी ऐसे इंसान को जो कि इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन में रहता है जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, तो
इसके लिए इनको पहले से अप्रूवल लेना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तीसरी बात, जो कोऑपरेटिव बैंक को मतलब पावर टू एग्जेम्प्ट कोऑपरेटिव बैंक, मतलब आरबीआई क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है कोऑपरेटिव बैंक को या फिर क्लास को कोऑपरेटिव बैंक ऑफ क्लास ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स को कुछ प्रोविजन से इस एक्ट की थ्रू नोटिफिकेशन। देखिए हो सकता है कि इस एक्ट की कुछ प्रोविजन जो है उनको जो है एग्जेम्प्ट कर दिया जाए इन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, और ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू आरबीआई कर सकती है। साथ में भाई सुपर सेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए आरबीआई ऐसा हो सकता है कि सुपरसीड कर दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर अप टू 5 years अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भैया आरबीआई देखे चीजों को, है ना, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के, इसको सुपरसीड कर सकती है ना 5 सालों तक के लिए। देखिए कुछ कंडीशंस के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए कि कोऑपरेटिव बैंक जो कि रजिस्टर करे गए हों रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ अ स्टेट, तो अगर ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं तो आरबीआई यहाँ पर सुपरसीड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उससे कंसल्ट करने के बाद उस कोऑपरेटिव बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके ऊपर यहाँ पे आरबीआई आ जाएगी और ये पूरा इनको सुपरसीड करेगी। नेक्स्ट बात आती है कि जो एक्ट है अलाउ करता है सेंट्रल बैंक को कि आप भी एक स्कीम वगैरह लेकर आओ फॉर रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ अ बैंक विदाउट प्लेसिंग इट अंडर मोरेटोरियम। मतलब इसको मोरेटोरियम पीरियड में रखने से पहले आप अगर भैया बैंक को यहाँ पे अमेलगमेट मतलब मिलाना चाहते हो या मतलब आपको जो है रिकंस्ट्रक्शन करना है इस बैंक का, तो आप इसके लिए भी एक्ट लेकर आओ। इसने भी सेंट्रल बैंक को ये यहाँ पे अलाउ कर दिया है। अगर सेंट्रल बैंक यहाँ पे मोरेटोरियम लगाता है बैंक के ऊपर तो लेंडर क्या करेगा, द लेंडर कैन नॉट ग्रांट एनी लोन, तो फिर जो ये भाई पैसा नहीं दे पाएगा ये, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है नहीं कर पाएगा किसी भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में ड्यूरिंग मोरेटोरियम टेन्योर। तो इसलिए इन बैंक के ऊपर बात ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आरबीआई इन बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, या फिर भाई ये बैंक किसी को लोन भी नहीं दे पाएंगे और उसके साथ साथ जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, तो गलत है। तो इसलिए यहाँ पे एक्ट अलाउ करते हैं सेंट्रल बैंक को कि आप स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन जो बैंक का करो उसे बिना ही मोरेटोरियम पीरियड के अंदर रखे कर दो। अब इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स की भी बात कर लेते हैं। एक्ट देखिए आपको कुछ कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक जो होते हैं, उसके साथ जो कोई भी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि एक्सेप्ट दो जो कि इस एक्ट के अंदर आ रही हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके अंदर भी ये नहीं लगाया जाएगा। अब इसके अलावा कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ भी जान लेते हैं। देखिए आरबीआई ने रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये एक रिलीज करा है। क्या रिलीज करा है? साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क, और ये किसके लिए करा गया है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आरबीआई ने रिलीज करा है। अब आप कहेंगे मैम इसका एम क्या है? तो एम ये है कि हम साइबर सिक्योरिटी को और अच्छे से बढ़ाएंगे इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर में, ठीक है, अगेंस्ट इवॉल्विंग आईटी एंड साइबर थ्रेट इन्वायरमेंट। जितना ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर की थ्रेट दिक्कत आ रही है ना, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी को और अच्छी कर देंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। अभी कैसे होगा? यहाँ पे 5 पिलर के बेसिस पे होगा जो इनकी अप्रोच है। जैसे कि पहला है गवर्नेंस ओवरसाइट, दूसरा है यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, तीसरा है अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, और चौथा है रोबस्ट कोलैबोरेशन, और पांचवा है डेवलपिंग नेसेसरी आईटी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। तो भाई इनको एक एक चीज करके समझाती हूँ। पहला गवर्नेंस ओवरसाइट से आपने देख चलेंगे, ध्यान रख के चलेंगे क्या हो रहा है इसमें, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। दूसरा है यूटाइल जो आपका यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेजेस हो हमारे लिए। तीसरा अच्छे सारे रेगुलेशन और सुपरविजन करेंगे, साथ में कोलैबोरेशन अच्छा रहेगा, और हम अपना जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स हैं ये और अच्छे डेवलप करेंगे। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से कहा है कि आप कुछ सिस्टम बेस्ड असेट क्लासिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करो, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SBAC बोलते हैं। ये क्या होती है सिस्टम बेस्ड असेट क्लासिफिकेशन? इसका मतलब होता है जब असेट क्लासिफाई करते हैं डाउनग्रेडिंग एज वेल एज अपग्रेडिंग कैरिड आउट बाय कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ द बैंक इन एन ऑटोमेटेड मैनर ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। अब भाई बैंक के पास कितनी असेट है, ठीक है, अब ये कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ऑटोमेटिक मैनर में अपने लगातार टाइम टू टाइम पे ये कंप्यूटराइज
बेस्ड सिस्टम जो है इसको कैरी आउट करा करते हैं। पता चलता है कि बैंक में कितनी कमी हुई, फिर कितना घटा, कितना बढ़ा, समझ रहे हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन, नाम ही समझा देता है। अब ये इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी और बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इंटीग्रिटी अच्छी होगी एसेट क्लासिफिकेशन इस प्रोसेस की। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, जिनमें टोटल एसेट करीब 1000 करोड़ या उससे ऊपर का है, ठीक है, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, और यहाँ पे जो स्पेसिफाइड जो क्राइटेरिया है उसे मीट करते हैं ऊपर वाला, तो इनको यहाँ पे SBAC मतलब सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कहता है रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में RRBs कहते हैं। अब न्यूज़ में क्यों रही ये बात, ये समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए अलाउ कर दिया है कि अब यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे हम लोग लैब बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे हम लोग MSF बोलते हैं, या कॉल और नोटिस मनी मार्केट, इसके लिए कि आप एक्सेस दे दिया गया है इन तीनों ही चीज़ों का रीजनल रूरल बैंक्स को। अभी की बात बताऊं तो रीजनल रूरल बैंक्स को परमिट नहीं किया गया था लिक्विडिटी विंडोज जो है RBI की, एज वेल एज जो कॉल और नोटिस मार्केट है उसके लिए। अब आप कहेंगे इतने खतरनाक वर्ड तो बताती जा रही हैं, जरा एक एक करके इसकी मीनिंग भी बता दीजिए। देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात पहले आपको बताऊं तो इसको यूज करते हैं एक मॉनेटरी पॉलिसी के तौर पे यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो बैंक वगैरह होते हैं वो पैसा वगैरह उधार ले सकते हैं अपने रीपर्चेज एग्रीमेंट्स के थ्रू, ठीक है, और अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख के, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी आती हैं, या बैंक वगैरह जो है टू लेंड टू द RBI यूजिंग रिवर्स रेपो रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके थ्रू क्या होता है कि ये अपनी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है ये बैंक को इनेबल करती है कि पैसा वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको टर्म बताया था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का, MSF का, ये क्या है, ये काफ़ी शॉर्ट बोरोइंग स्कीम है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, बहुत ही कम टाइम में जो पैसा ये पा जाते हैं। इसको जो है इंट्रोड्यूस करा गया था RBI के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो भाई रात भर में जो होता क्या है कि जो ऊपर नीचे हुआ करता है ना ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स में जो है रात भर में जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं इंटर बैंक मार्केट में, तो इसको यहाँ पे जो है रिड्यूस करा सकते हैं, इस वोटैलिटी को रिड्यूस करा सकते हैं, ताकि आराम से ईजिली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो सके फाइनेंशियल सिस्टम में। अब जो MSF का रेट होता है वो रेपो रेट से ज़्यादातर ज़्यादा ही होता है, ठीक है, देखिए भाई रात भर में जो पैसे की ज़रूरत है वो आराम से पूरी हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा, अब मैंने आपको बताया था कॉल या फिर नोटिस मनी मार्केट के बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना इस इंडियन मनी मार्केट का। होता क्या है, इस कॉल मनी मार्केट के अंदर फंड्स वगैरह को ट्रांजिट करा जाता है ओवरनाइट बेसिस, ठीक है, कि रातों रात फंड्स को ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर दिया, और एंड अंडर नोटिस मनी मार्केट फंड्स आर ट्रांजेक्टेड फॉर द पीरियड बिटवीन 2 days एंड 14 days, ठीक है, 2 से लेकर 14 दिनों के बीच में यहाँ पे ये ट्रांजिट करे जाते हैं फंड्स, तो ये कॉल या नोटिस मनी मार्केट हो जाती है। तो ये तीनों टर्म्स के लिए, अब ये तीनों ही के लिए अलाउ किसको कर दिया गया है, रीजनल रूरल बैंक्स को भी। इतनी बात समझ में आई। अब ये कुछ बात हम यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक के बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे आप ये तीनों ही टर्म पढ़ लीजिए, अगर आपको पहले वाला नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक के बारे में आपको बात बताऊं तो RRBs को सेटअप किया गया था एक स्टेट स्पॉन्सर्ड रीजनली बेस्ड एंड रूरल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पे इसको स्टेट स्पॉन्सर करेगी और ये एक रीजन पे बेस्ड होगा, और ये गांव वगैरह जो है वैसे वहाँ पे होगा अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट। किस एक्ट के तहत इसको यहाँ पे बनाया गया था, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत। और RRBs है इनको रेगुलेट करा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और साथ में सुपरवाइज करते हैं इसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड है उसके द्वारा। अब देखिए RRBs ये जॉइंटली कौन ओन करता है, इसकी ओनरशिप जॉइंटली सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट की होती है, जिस स्टेट में होता है, और साथ में स्पॉन्सर्ड बैंक विद द इशूड कैपिटल शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 50-15-35। समझिए, फिर समझिए इसके मतलब, अगर हम बात करें सेंटर का शेयर 50%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जहाँ पे है 15%, और जो भी स्पॉन्सर बैंक है इसका उसका शेयर 35% होता है। जो मैंडेट है इस RRB की वो क्या है कि हम
पैसा वगैरह भैया ये देता है स्मॉल और माइनर फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो पॉपुलेशन की है उसको, ताकि ये लोग अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें बच्चों, एग्रीकल्चर का, ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, या जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि प्रोडक्टिव होती हैं। साथ में दूसरी बात कि रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस, ठीक है, जो अलग अलग भाई दिक्कतें आती हैं अलग अलग रीजन वाइज, ये यहाँ खत्म हो, और साथ में रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। साथ में तीसरी बात कि ऐसे मेजर्स को डेवलप करा जा सके जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं आउटफ्लो रूरल डिपॉजिट का अर्बन एरियाज में। मतलब यहाँ से जो जो रूरल डिपॉजिट है, जो गांव में डिपॉजिट है, जो वो चला जाता है अर्बन एरियाज में, उससे ऐसे ऐसे जो जो फ्लोज होते हैं उसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कराया सके, तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं इनके द्वारा। साथ में इसको सेटअप किया गया था किसकी रिकमेंडेशन पे? रिकमेंडेशन इसमें थी नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975, इनकी जो है वो रिकमेंडेशन थी। एंड इसमें जो है लॉ लाया गया, उसके बाद आरआरबी एक्ट लाया गया 1976 में, और इनको बना दिया गया। अब देखिए आज की डेट में क्या इशू फेस कर रहे हैं ये आरआरबीज। देखिए इनके पास पैसे की कमी है, इनके जो ओवर ड्यू हैं बहुत हाई हो गए हैं, लोन रिकवरी नहीं हो पा रही है, टेक्नोलॉजी की कमी है, प्रोसीजर जो है इसका बहुत रिजिड है, स्ट्रिक्ट है। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं जो इसके अंदर देखने को आज की डेट में मिल रही हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. Along with this, if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch one daily real question and enjoy. Just follow us on Instagram. Along with this, if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.